1 अक्टूबर को ईरान के हमले के बाद इजराइल और ज्यादा आक्रामक होता नजर आ रहा है। उसने चेतावनी दी है कि ईरान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मिडिल ईस्ट के इन दो देशों के बीच की जंग और तेज हो रही है, लेकिन दुनिया के सिर्फ इन दोनों देशों के बीच जंग जैसे हालात नहीं, कई और देश हैं जो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। कुछ के बीच दुश्मनी का इतिहास कई सालों पुराना है, तो कुछ महीनों भर से युद्ध की विभीषिका झेल रहे हैं। लाखों की संख्या में इन देशों में लोग बेघर हो चुके हैं। हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। खाने पीने से लेकर स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव युद्ध वाले देशों में रहने वाली आम जनता के लिए मुश्किलें बढ़ा रहा है। एक नजर डालते हैं जंग की आग में झुलस रहे दुनिया के इन देशों पर। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। सबसे पहले हम बात करेंगे ईरान वर्सेस इजराइल के बारे में। हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह की हत्या के बदले ईरान ने 1 अक्टूबर 2024 को इजराइल पर 200 मिसाइलें दागी। इजराइल जवाबी कार्रवाई की तैयारी में है। इन हमलों के पीछे दोनों देशों की 50 साल पुरानी दुश्मनी है। दोनों देशों के बीच चल रहे विवाद के तार 1979 की ईरानी क्रांति से जुड़े हैं, जबकि साल 2023 में जब हमास ने इजराइल के शहरों पर हमला करना शुरू कर दिया था, उस वक्त तेल अवीव की तरफ से किए गए जवाबी हमलों की वजह से गाजा में भी युद्ध शुरू हो गया। तब ईरान भी गाजा पर हो रहे हमलों के विरोध में इजराइल पर हावी हो गया था। जंग अब भी जारी है। रूस वर्सेस यूक्रेन। 2022 से ही यूक्रेन पर रूस का पूर्ण पैमाने पर आक्रमण जारी है। खासकर पूर्वी यूक्रेन में लड़ाई चल रही है। 2022 में यूक्रेन पर रूस का आक्रमण यूक्रेनी क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करने और यूक्रेन को नाटो और पश्चिमी देशों के साथ नजदीकी से जुड़ने से रोकने के लिए हुआ था। इस जंग में कभी रूस भारी पड़ता है तो कभी यूक्रेन जबरदस्त आक्रमण करता है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार इस जंग में मरने वालों और घायलों की संख्या 10 लाख से ज्यादा हो गई है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि इस युद्ध में हताहतों की संख्या की सटीक गिनती करना काफी मुश्किल है। रूस और यूक्रेन दोनों ही आधिकारिक डेटा जारी करने से बचते रहते हैं, और जब करते भी हैं तो उनकी संख्या पर अक्सर शक रहता है। इस साल की शुरुआत में यूक्रेन के गोपनीय अनुमान का हवाला देते हुए इस रिपोर्ट में कहा गया कि 80,000 यूक्रेनी सैनिक मारे गए, जबकि 4 लाख घायल हुए। इस बीच कुछ और रिपोर्ट्स बताती हैं कि रूसी नुकसान 2 लाख मृतकों से लेकर लगभग 4 लाख घायलों तक हुआ है। सऊदी नेतृत्व वाला गठबंधन वर्सेस यमन यानी हौथी विद्रोही। सऊदी नेतृत्व वाला गठबंधन अन्य खाड़ी देशों द्वारा समर्थित यमन में हौथी विद्रोहियों के खिलाफ अपना सैन्य अभियान जारी रखता है। सऊदी नेतृत्व वाला गठबंधन यमन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार को बहाल करने और ईरान समर्थित हौथी विद्रोहियों के प्रभाव को रोकने के लिए लड़ रहा है। साल 2015 से सऊदी अरब की ओर से हूती विद्रोहियों पर यमन में ताबड़तोड़ बमबारी की गई थी। ये देश में गृह युद्ध शुरू होने के बाद किए गए थे। यमन का गृह युद्ध 2014 में शुरू हुआ था, जब हौती विद्रोहियों ने यमन की राजधानी और सबसे बड़े शहर सना पर कब्जा कर लिया था और एक नई सरकार की मांग की थी। बातचीत के कई दौर के बाद कोई हल नहीं निकल सका और विद्रोहियों ने जनवरी 2015 में राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया था। इससे उस वक्त की राष्ट्रपति अब्द रब्बू मंसूर हादी के नेतृत्व वाली सरकार गिर गई। इसके बाद मार्च 2015 में सऊदी अरब के नेतृत्व में खाड़ी के गठबंधन देश अमेरिका की मदद से लड़ाई में कूद गए। सऊदी सेना ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए थे। हालांकि इससे हौथियों की ताकत बहुत कम नहीं हो सकी और अब भी यमन के बड़े हिस्से पर वो काबिज हैं। गाजा में जब हमले शुरू हुए थे, उसके बाद हुए हालिया संघर्ष में सऊदी ने खुद को काफी हद तक यमन और हौथियों से दूर रखने की कोशिश की है। तुर्की वर्सेस कुर्द समूह पीकेके। तुर्की ने कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी यानी पीकेके और संबंधित समूहों के खिलाफ सैन्य अभियान जारी रखा हुआ है, खासकर सीरिया और इराक में सीमा पार कार्रवाइयों के साथ। तुर्की पीकेके जैसे कुर्द विद्रोही समूहों का मुकाबला कर रहा है, जो तुर्की के अंदर कुर्द क्षेत्रों के लिए ज्यादा स्वतंत्रता चाहते हैं, जो अक्सर सीरिया और इराक में एंट्री करते हैं। इसके बाद बात करते हैं अजरबैजान और आर्मेनिया की जंग की। 2023 में यह संघर्ष बढ़ गया। अजरबैजान ने क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण हासिल कर लिया। शांति वार्ता के बावजूद तनाव दोनों देशों के बीच चल रहा है। यह संघर्ष विवादित नोरगोनो खाराबान क्षेत्र को लेकर है, जिस पर सोवियत संघ के टूटने के बाद दोनों ही देश दावा करते हैं और वक्त वक्त पर झड़पें होती रहती हैं। जानकारी के मुताबिक अजरबैजान मुस्लिम देश है, आर्मेनिया ईसाई बहुल राष्ट्र है और नागोर्नो खाराबाग की बहुल आबादी भी ईसाई ही है। इसके बावजूद सोवियत संघ जब टूटा तो इसे अजरबैजान को दे दिया गया। यहाँ रहने वाले लोगों ने भी इलाके को आर्मेनिया को सौंपने के लिए वोट किया था।
1980 के दशक में पहली बार विवाद तब शुरू हुआ था जब इस क्षेत्र की संसद ने आधिकारिक तौर पर आर्मेनिया का हिस्सा बनने के लिए वोट किया। बाद में अजरबैजान ने यहां अलगाववादी आंदोलनों को दबाने की कोशिश भी की थी। सोवियत संघ टूटने के बाद 1994 में दोनों देशों के बीच भयंकर युद्ध भी हुआ था। इस कारण लाखों लोगों को पलायन भी करना पड़ा, सैकड़ों हजारों लोगों की मौत भी हो गई थी। बाद में दोनों देशों के बीच युद्ध विराम तो हो गया, लेकिन उसके बाद भी दोनों लड़ते रहे। अब बात करेंगे इथोपिया वर्सेस इरिट्रिया की। हालांकि इथोपिया में टाइग्रे संघर्ष अभी कम हो गया है, लेकिन इथोपियाई बलों और इरिट्रिया के बीच तनाव कभी कभी सीमा पार झड़पें चलती रहती हैं, खासकर जब से इरिट्रिया के सैनिक टाइग्रे संघर्ष में शामिल थे। टाइग्रे में युद्ध में इरिट्रिया ने टाइग्रियन विद्रोहियों के खिलाफ इथोपियाई सेना का समर्थन किया और छिटपुट लड़ाई अब भी होती रहती है। ऐसे कई और देश हैं जो जंग जैसे हालातों से गुजर रहे हैं। विवाद बढ़ता जा रहा है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।